हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अब हमारे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काफी कुछ अनलॉक कर दिया गया है और आगे जाके गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट इस साल लेगी। तो नीट की डेट आ गई है और भी कई एग्जाम्स की डेट आ रही है। तो जैसे पिछले साल प्रीलिम्स ऑफ आरबीआई 2019 दिसंबर में हुआ था, इस साल भी दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि आरबीआई की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगस्त एंड चल रहा है और दिसंबर एंड तक आरबीआई का ग्रेड बी का प्रीलिम्स होने की पूरी संभावना है। तो आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स के लिए जो इकोनॉमिक्स के वीडियोस हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आरबीआई के लास्ट 3 to 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स का 2018 का क्वेश्चन सेट जो है इकोनॉमिक्स का, वो मैंने अपने चैनल पे दे दिया है। आज मैं 2019 वाला सेट देने जा रही हूँ, तो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स जस्ट स्टार्ट। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो यूपीएससी, आईएएस या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पर्सनली वो एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते रहते हैं। उसके अलावा बैंकिंग और स्टेट पीसीएस के लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के प्री मेंस इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है उसके इकोनॉमिक्स पार्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक तरह से जो लोग ये सारे सब्जेक्ट की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो देख लें, उनके लिए काफी हेल्पफुल है। जो लोग इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच बैंक इज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे अपने पास 5 ऑप्शन है। पंजाब नेशनल बैंक में इनमें से किस बैंक का मर्जर हुआ था? तो पहली बात यह है कि पंजाब नेशनल बैंक में किसी एक बैंक का नहीं, 2 बैंक का मर्जर हुआ था, लेकिन उन दोनों में से अभी केवल एक ही बैंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको चूज करना है इनमें से कौन सा बैंक है। तो ये जो बैंक है दैट इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी यूनाइटेड बैंक। एंड यूनाइटेड बैंक जो है, इसके अलावा ओबीसी बैंक का मर्जर भी ओबीसी पंजाब पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हुआ था। तो इनके अंदर इनमें से अभी जो ऑप्शन है वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। उसके अलावा अगर ओबीसी भी ऑप्शन होता या दोनों होता तो हमें दोनों चूज करने पड़ते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम्स आउट विद ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर ऑन टैप लाइसेंसेज ऑफ स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक. In the draft guideline, RBI proposed a minimum paid up equity capital of dash for small financing bank. तो on tap licensing of small financing bank, ये रिजर्व बैंक इसके साथ आया है कि ऑन टैप किसको बोलते हैं। जैसे आप मोबाइल पे सिंगल टैप करते हो तो आपको कोई ना कोई आगे एप्लीकेशन खुल जाती है ना, तो उसी टाइप से एक सिंगल टैप के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस मिल सकती है बाय आरबीआई। लेकिन आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है, अगर वो किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को, किसी भी कंपनी को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देती है, तो उसके लिए उसकी मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल इनमें से कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेड अप इक्विटी कैपिटल क्या होती है। इक्विटी आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा जो फाइनेंस के हैं। इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कंपनी का कितने शेयर्स मार्केट में सेल कर दिए। इक्विटी वो होती है कि जैसे आपकी कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है, सपोज करो उसके 40% शेयर्स जो हैं उसने मार्केट में सेल कर दिए हुए हैं, तो वो इक्विटी है। यानी कि अगर इस कंपनी को प्रॉफिट मिलता है ना, तो वो जो 40% कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो वो 40% प्रॉफिट के भी शेयर होल्डर होंगे, या लॉस होगा तो उसके भी शेयर होल्डर होंगे, तो उसको इक्विटी बोलते हैं। यहाँ पे आरबीआई ने जो प्रपोज गाइडलाइंस रखी है उसमें उसने मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना रखा है। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल का मतलब ये होता है कि इतना पैसा जो है वो ऑलरेडी लोगों से लिया गया है, यानी कि मार्केट के अंदर उतने शेयर, उतने करोड़ के शेयर आप ऑलरेडी बेच चुके हो। यानी कि लोगों का आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है 100 करोड़ या उससे ऊपर है। यानी कि अगर आपकी कंपनी के ऊपर लोगों का इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 100 करोड़ के शेयर ऑलरेडी बेच चुके हो या उससे ज्यादा के शेयर बेच चुके हो, तो आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलेगा। हालांकि 100 करोड़ मैंने एज एन एग्जांपल लिया है, उसका आंसर कुछ और है। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल का मतलब आप समझ गए होंगे। पेड अप इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है कि आपने उतने के शेयर ऑलरेडी, उतने पैसे के शेयर ऑलरेडी बेच दिए, और इसका आंसर है 200 करोड़।
तो मिनिमम आपका 200 करोड़ का जो कैपिटल है वो पेड अप इक्विटी कैपिटल होना चाहिए कंपनी के पास, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज बीन पेड फ्रॉम शेयर होल्डर इन एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ इट्स स्टॉक, यानी कि कंपनी के स्टॉक के कम से कम 200 करोड़ के शेयर आप बेच चुके हो, तब जाके आपको सिंगल टैप पे, यानी कि मोबाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, लेकिन वो क्लिक करने से पहले आपने 200 करोड़ के शेयर बेचे होने चाहिए। उसके बाद है लक्ष्मी विलास बैंक इज सेट टू बी मर्ज्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। ये मर्जर उस वक्त न्यूज में था बट बाद में हो गया था, तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का, या इनमें से किस कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर होने वाला था। तो ये जो ये तीन जो ऑप्शन है ना, ये तीनों की तीनों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनमें से कोई बैंक नहीं है, बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास भी काफी ज्यादा मार्केट में पैसा होता है। उन्होंने भी बहुत सारा पैसा जो होता है वो इकट्ठा कर लिया होता है, लोगों से शेयर बेचे होते हैं और बहुत सारा काम किया होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी मर्ज्ड विद अ बैंक। जब कोई बैंक डूब रहा हो ना, तो उसको किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ मर्ज किया जा सकता है, या फिर जब कोई फाइनेंस कंपनी डूब रही हो तो उसको भी किसी बैंक के साथ मर्ज करके दोनों को बचाया जा सकता है, क्योंकि दोनों के पास ही बहुत ज्यादा कैपिटल होता है एक दूसरे को सेव करने के लिए। तो दिस इज द आंसर, आंसर इज सी, the board of Lakshmi Vilas Bank. The board of Lakshmi Vilas Bank has approved the merger of Lakshmi Vilas Bank with Indiabulls Housing Finance Limited in all stock deal. The merged entity will be known as Indiabulls Lakshmi Vilas Bank. This will be among the top 8 private bank in India by its size and profitability. यानी कि इन दोनों का मर्जर होने के बाद ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में 8वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये, which of the following mutual fund has been renamed as Nippon India Mutual Fund? इनमें से किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? तो आपके सामने 5 ऑप्शन है, तो आंसर इज रिलायंस म्यूचुअल फंड, विच इज ए। ऑप्शन ए इज योर आंसर, रिलायंस म्यूचुअल फंड, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज होती है ना, ये इस टाइप की न्यूज उठाते हैं जो करंट में होती है, जैसे इस बैंक का इस बैंक के साथ मर्जर हो गया, ये वाला म्यूचुअल फंड, सारी फाइनेंस के रिलेटेड चीजें जो होती हैं वही पूछी जाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर होता है आरबीआई का। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एक्सप्रेस एफडी, a digital fixed deposit product that allow the customer to open an FD account in 3 minutes through digital mode without opening a saving account with the bank। अच्छा, यहाँ पे ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये है कि विदाउट ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट विद अ बैंक। अगर आपका किसी बैंक के साथ ऑलरेडी, जैसे HDFC बैंक है, उसके साथ मेरा ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो मुझे फिक्स डिपॉजिट खोलने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा पैसा ऑलरेडी बैंक के पास पड़ा है, ठीक है। तो मैं अगर अपने सेविंग बैंक में जाके अपना एक नया फिक्स डिपॉजिट खोलूंगी तो मुझे 3 मिनट तो क्या 30 सेकंड्स ही लगेंगे मुश्किल से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेविंग अकाउंट खोल रखा है, उसमें से पैसे उठा के फिक्स डिपॉजिट में डालने हैं। तो HDFC बैंक ने ऑलरेडी ये फैसिलिटी दी है और बाकी बैंक ने भी दी होगी, जो लोग उसके कस्टमर है वो जानते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि विदाउट ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट विद अ बैंक, उस बैंक के साथ आपका कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, फिर भी आप उस बैंक के साथ 3 मिनट के अंदर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एफडी। यानी कि इतना फास्ट आपने फिक्स डिपॉजिट जो है वो खोल लिया, वो भी डिजिटल मोड से, यानी कि आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्ट करके आप खोल सकते हो। तो वो किस बैंक ने दिया है? तो आंसर इज एक्सिस बैंक, सी एक्सिस बैंक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following bank has launched Digi Smart क्रेडिट कार्ड? Digi Smart क्रेडिट कार्ड अपने आप में एक टाइप का क्रेडिट कार्ड है, जो नए तरह का क्रेडिट कार्ड है। तो ये किसने खोला है, कौन से बैंक ने खोला है? तो आंसर इज ए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है। इस बैंक ने ये एक क्रेडिट कार्ड खोला जिसका नाम उन्होंने रख दिया डिजी स्मार्ट। उसके अंदर कुछ नई तरह की कैपेबिलिटीज हैं जो पुराने कार्ड्स जो है वो नहीं दे रहे हैं। ये सारे के सारे फॉरेन बैंक नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो द इंडियन आर्म ऑफ नेदरलैंड बेस्ड होम क्रेडिट ग्रुप हैज टाइड अप विद विच बैंक फॉर जॉइंट लैंडिंग टू टैप द लार्ज अनबैंक कस्टमर बेस अक्रॉस द कंट्री। अनबैंक कस्टमर बेस वो जहां पे बैंक्स पहुंचे नहीं है, या फिर बैंक्स पहुंच गए हैं फिर भी इन लोगों ने अपना बैंक के अंदर जो है वो पैसा नहीं डाला है, अकाउंट्स नहीं खुलवाए हैं। तो दैट फॉर्म्स द अनबैंक कस्टमर बेस, यानी कि वो कस्टमर बन सकते हैं बट अभी तक बैंक के कस्टमर बने नहीं है। तो उनको कस्टमर बनाने के लिए, उनसे पैसा निकलवाने के लिए, आई मीन उनका पैसा अपने बैंक में जमा कराने के लिए, नीदरलैंड बेस एक कंपनी है होम क्रेडिट ग्रुप, उसका एक इंडियन ब्रांच है, उसकी इंडियन आर्म है, यानी कि इंडिया का एक बैंक या एक कंपनी जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड है, विच इज कॉल्ड इंडियन आर्म ऑफ नीदरलैंड बेस्ड होम क्रेडिट ग्रुप।
ठीक है, तो इन्होंने किस बैंक के साथ ज्वाइन करा है कि अनबैंक कस्टमर जो बेस है, जिन लोगों ने अभी तक बैंक के अंदर खाते नहीं खुलाए हैं, उनका अकाउंट्स खुलवाने के लिए और उनको बैंक का क्लाइंट बनाने के लिए नेदरलैंड बैंक बेस्ड कंपनी ने इंडिया के किस बैंक के साथ में जो है वो टाइड अप किया है? तो दैट इज आंसर इज करूर व्यासा बैंक। आंसर इज ई। आप लोगों में बहुत लोगों ने करूर व्यासा बैंक का नाम भी नहीं सुना होगा, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये 103 साल पुराना बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। इसलिए आप लोगों ने नहीं सुना क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स कम ही है, हेडक्वार्टर सॉरी तमिलनाडु में, बट इसके ब्रांचेस जो है वो नॉर्थ इंडिया में कम है। तो तमिलनाडु एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा हो सकता है जिन्होंने अपने अकाउंट नहीं खोले हैं। तो इस बैंक के साथ इन्होंने मर्जर कर लिया। होम क्रेडिट इंडिया जो है वो नेदरलैंड का इंडियन ब्रांच है। तो इन्होंने 100 इंडिया के अंदर 20 स्टेट के अंदर 179 सिटी के अंदर जो है वो अपने ऑफिसेस खोले हैं। तो जिनके कस्टमर बेस जो है वो लेस देन ₹10,000 कैटेगरी में इनके कस्टमर जो है 1 करोड़ हो गए। तो अगर 10 करोड़ से 10,000 से कम भी रुपए आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो, फिर भी आप अगर 1 करोड़ कस्टमर हो, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए एक के पीछे कितनी जीरो होगी आपके टोटल कैपिटल के अंदर। अगर हम 10,000 मान के चले और 1 करोड़ कस्टमर हैं, जिनमें से सभी कस्टमर ने 10,000 रुपए बैंक के अंदर जमा कराए हैं, तो 10,000 इंटू 1 करोड़ कुछ अरबों खरबों में जाती है। तो उतना कैपिटल फिर भी बन जाता है। इसलिए इन्होंने ये करार किया ताकि लोग अपने थोड़े से पैसे सही लेकिन बैंक में रखें। तो इंडिया की आबादी 135 करोड़ के आसपास हो चुकी है। अगर उसमें से 1 करोड़ लोग भी अपना 10,000 रुपए बैंक के अंदर जमा कराएंगे, तो आप सोच लीजिए उसका कैपिटल बेस कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइंट लैंडिंग ऑलरेडी एक सक्सेसफुल तरीका है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे ये इंडिया का होम क्रेडिट इंडिया इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो इन्होंने एक बैंक के साथ करार करके आगे अपने ऑपरेशन फैलाने का जो है डिसीजन लिया है। सो विच पेमेंट बैंक रिसेंटली अनाउंस शटडाउन ऑफ दिस बैंकिंग ऑपरेशन? ये एक बुरी खबर है कि इनमें से किस पेमेंट बैंक ने अपने बैंकिंग ऑपरेशन को शट डाउन करने का अनाउंसमेंट किया है। एक्चुअली शट डाउन तब करना पड़ता है आपको जब आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि आपका कस्टमर बेस बनेगा। कोई भी बैंक तब चलता है जब आप अपना सेविंग अकाउंट जो है या फिर लोन जो है उस बैंक से लेते हो। तो लोन के ऊपर बैंक को आप ब्याज देते हो और अपना सेविंग अकाउंट खोल के अगर आप पैसा सेव करके रखते हो तो वो बैंक की एक कैपिटल बन जाती है जो वो दूसरों को लेंड कर सकते हैं। पर जब इन दोनों में से एक भी चीज होते हुए नहीं दिखती तो उस बैंक को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ते हैं। सो दिस इज इट। इसका आंसर है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। जो आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, उन्होंने जून 2019 में अपना बिजनेस जो है बंद कर दिया था। इसके लिए इन्होंने मार्केट में केवल एक रीजन दिया था, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट दैट मेक इट्स इकोनॉमिक मॉडल अनवायबल। अनवायबल का मतलब ये होता है कि आपने जो इकोनॉमिक मॉडल बनाया था अपने बैंक को, जिस मॉडल पे आप चलाना चाहते थे, वो मॉडल जो है इंडिया में नहीं चल सकता, यानी कि उसको चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि ये कंपनी फेस नहीं कर पा रही। इसके लिए इन्होंने अपना बंद कर दिया बैंक। ठीक है, सो 9th क्वेश्चन इज विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट 9 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो ये जो सारे बड़े बड़े नाम है वो आप देख रहे हो, हीरो, इन्फोसिस, रिलायंस एंड टाटा। मेनली रिलायंस एंड टाटा का ही कंपटीशन है क्योंकि इन दोनों की काफी सारी ब्रांचें, काफी सारे जो है फील्ड में खुली है। टाटा के पास सॉफ्टवेयर है, मोटर्स है, कार्स है, ट्रक्स हैं, जो इंडिया में टाटा के इतने सारे ट्रक चलते हैं। तो या तो टाटा हो सकती है या फिर रिलायंस हो सकती है। तो 9 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इनमें से किस कंपनी ने किया? वेरी क्लोज कंपटीशन बिटवीन टाटा एंड रिलायंस, लेकिन इसका आंसर रिलायंस है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट ₹9 लाख करोड़ इन मार्केट कैप। ये 2019 में एक बहुत बड़ी खबर थी किसी इंडियन कंपनी के लिए जिसने 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप बना लिया। लेकिन अगस्त 2018 में इन्होंने ऑलरेडी 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बना लिया था। तो जिन लोगों ने ये न्यूज अगस्त 2018 में पढ़ी होगी उनके लिए इस क्वेश्चन को हिट करना बहुत आसान होगा। सो 10th क्वेश्चन इज द न्यू वर्जन ऑफ भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप भीम, जो आप सबके मोबाइल, कुछ आप में से कईयों के मोबाइल पे होगी, भीम 2.0। इसका फायदा क्या होता है कि जैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे भेजते हो किसी को, तो वो आपको एक ओटीपी मांग लेता है आपसे, बट कभी कभी वो ओटीपी विजिबल नहीं होता ना। जैसे मान लो आप इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में चले गए, वहां पे आपकी सिम चलनी बंद हो जाएगी,
तो उस जगह पे आपको ओटीपी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी सिम ऑलरेडी चलनी बंद हो गई है। बट अगर आपने किसी से वाईफाई लेके या इंटरनेट कनेक्शन पे पैसे ट्रांसफर करने हुए तो क्या कर पाओगे आप। तो ऐसी सिचुएशन में भीम बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो कोई ओटीपी नहीं मानता, वो ऑलरेडी आपके अकाउंट के साथ अटैच होता है, सीधे आपके अकाउंट में से पैसे निकाल के ट्रांसफर कर देता है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भीम 2.0 विल नाउ सपोर्ट हाउ मेनी एडिशनल लैंग्वेजेस विद एग्जिस्टिंग 13 लैंग्वेजेस। तो उसने ऑलरेडी बता दिया कि जी 13 लैंग्वेज ऑलरेडी भीम सपोर्ट कर रहा है, और कितनी लैंग्वेजेस हैं जो भीम के अंदर भीम 2.0 के अंदर डाल दी गई है। तो उसका आंसर है 3। द न्यू वर्जन ऑफ भीम आल्सो सपोर्ट 3 एडिशनल लैंग्वेजेस विच इज कोंकणी, भोजपुरी एंड हरियाणवी ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग 13। जो 13 है वो पहले से एग्जिस्ट करती थी, उसके अलावा कोंकणी, भोजपुरी और हरियाणवी करके 3 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई, तो अब उसकी 16 टोटल लैंग्वेजेस है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इस बार के आरबीआई प्रीलिम्स में या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी आधार और भीम इन चीजों पे एक आध क्वेश्चन डाल देती है। यूपीएससी ने 2019 में भी आधार के ऊपर 2 क्वेश्चन डाल दिए थे। तो भीम इज ऑल्सो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, तो ये चीज यूपीएससी वालों के लिए भी ध्यान रखनी जरूरी है, और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि एक करंट का एक जो है ना, करंट का एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी तक भी भीम की जो लैंग्वेजेस है वो टोटल 13 + 3 16 है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो कोंकणी, भोजपुरी और हरियाणवी है, ये ऑप्शंस में देके पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस है जो भीम 2.0 ने जोड़ी है अपने अंदर, ठीक है। तो ये भी एक 3 ऑप्शन बन जाते हैं, चौथी लैंग्वेज कोई और पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप केयरफुल रहिए। तो इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। जल्दी ही हमारी अगली वीडियो आएगी जिसके अंदर और 10 क्वेश्चंस होंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इन क्वेश्चन आंसर्स के अलावा मैं एक और सीरीज शुरू करने वाली हूँ अपने चैनल पे, जो नेक्स्ट वीक से, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस डेली एक मिलेंगे, जिससे आपकी स्टैटिक इकोनॉमिक्स तैयार हो सकती है फॉर यूपीएससी, आईएएस, आईईएस, बैंकिंग एंड आरबीआई ग्रेड बी। उसके अलावा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वाले भी उसका फायदा उठा सकते हैं, और स्टेट पीसीएस वाले भी उसका फायदा उठा सकते हैं। So thank you so much for today. Take care and bye.